आज मैं बीकॉम पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस लॉ में एक टॉपिक एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों पर आज चर्चा करते हुए सबसे पहले मैं अनुबंध की बात करता हूँ। अनुबंध का निर्माण ठहराव से होता है और ठहराव में दो पक्षकार होते हैं, एक प्रस्तावक होते हैं और दूसरा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले स्वीकर्ता। तो एक प्रपोजर होते हैं, एक एक्सेप्टर होते हैं। उन दोनों के बीच एक ठहराव का निर्माण होता है और ठहराव से दायित्व का निर्माण होता है। और यदि यह दायित्व राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो तो ऐसे ठहराव वैध अनुबंध के प्राथमिक लक्षण होते हैं। वैध अनुबंध का ये प्राथमिक लक्षण है। इसलिए वैध अनुबंध के बारे में धारा 2H में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है वो अनुबंध कहलाते हैं। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं वो अनुबंध कहलाते हैं। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों की अर्थात विशेषताओं की चर्चा की गई है। धारा 10 में कहा गया है कि वे सभी ठहराव अनुबंध हैं यदि वे उन पक्षकारों की सहमति से किए जाते हों जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल के लिए और वैधानिक उद्देश्य से किए गए हों और जो किसी अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित न किए गए हों। जो ठहराव किसी अधिनियम के द्वारा व्यर्थ घोषित न किए गए हों वो वैध अनुबंध कहलाते हैं। तो वैध अनुबंध के बारे में धारा 10 में यह चर्चा है। इसके अलावा भारत में प्रचलित किसी विशेष राजनियम, जो और भी राजनियम होते हैं, अधिनियम, किसी प्रचलित विशेष राजनियम द्वारा यदि अनिवार्य रूप से ठहराव का लिखित होना तय किया जाए, ठहराव का लिखित रूप से होना तय हो और फिर इसमें पक्षकारों द्वारा जो स्वीकृति प्रस्ताव और स्वीकृति दिए जाते हैं उनको प्रमाणित और रजिस्टर्ड होना भी जरूरी हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसे ठहराव अनुबंध का रूप नहीं ले सकते, वैध अनुबंध नहीं हो सकते। धारा 10 में ही एक वैध अनुबंध के बारे में जो लक्षणों का वर्णन किया गया, जिन लक्षणों का, उसमें किसी ठहराव के अंतर्गत जब इन लक्षणों का अभाव होता है तो ये वैध अनुबंध नहीं हो सकता। तो फिर वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं इसकी चर्चा करते हैं। वैध अनुबंध के जिन लक्षणों की चर्चा हम कर रहे हैं, पहले उन लक्षणों को बिंदुवार समझ लें, फिर उसका विश्लेषण करें। लक्षणों में सबसे प्राथमिक लक्षण होता है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बाय प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट जो होता है उसमें
प्रस्तावक और स्वीकर्ता होते हैं, जिससे ठहराव का निर्माण होता है। तो एग्रीमेंट यानी ठहराव का निर्माण में पक्षकार होते हैं। तो एक प्रस्तावक होते हैं और दूसरा स्वीकर्ता होते हैं। बिना पक्षकारों के कोई ठहराव नहीं हो सकता। दूसरा लक्षण है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। देयर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। पार्टीज को, पक्षकारों को क्षमता होनी चाहिए ठहराव करने की। ठहराव करने की क्षमता जिनमें नहीं होगी, वो जो ठहराव करेंगे वह वैलिड नहीं हो सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तीसरा लक्षण है कि देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट अमंग पार्टीज। जो पक्षकार होते हैं, प्रस्तावक और स्वीकर्ता, तो स्वीकृति देने वाले जब सहमति देते हैं तो वो स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। अगर वह स्वतंत्र सहमति नहीं है और उससे ठहराव किया गया है तो ऐसे ठहराव वैध अनुबंध नहीं हो सकते। चौथा लक्षण है लॉफुल कंसिडरेशन, वैधानिक प्रतिफल। वैधानिक प्रतिफल का मतलब होता है कि ठहराव में प्रस्तावक और स्वीकर्ता के बीच जिन बातों के लिए ठहराव हुआ है, उस लेन देन में प्रतिफल यानी लेन देन के अंतर्गत आदान प्रदान के वस्तुओं या तथ्यों में एक पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ऐसी मात्रा जो स्वीकार करने योग्य हो, ऐसी मात्रा नहीं जो कहीं पहाड़ के तरह हो और कोई राई के तरह हो। प्रस्तावक के और स्वीकर्ता के बीच में प्रतिफल का पर्याप्त होना जरूरी है। पांचवा है ठहराव का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। जो भी ठहराव किए जाते हों, यदि वो वैधानिक उद्देश्य से किए गए हों, वैधानिक उद्देश्य का मतलब किसी को छल कपट से नहीं जोड़ना या फिर इस तरह के काम नहीं करना जो अनुचित है, तो इस तरह के उद्देश्य से किए गए ठहराव ही वैध अनुबंध हो सकते हैं। अगर इसमें उद्देश्य में कपट हो, छल हो, मिथ्या वर्णन हो, तो ऐसे ठहराव वैध अनुबंध नहीं हो सकते। इसके बाद एग्रीमेंट मस्ट नॉट डिक्लेयर्ड void by law. Agreement must not declared void by law. अधिनियम के द्वारा वैसे ठहराव जिसको व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, वो वैध अनुबंध के ठहराव नहीं हो सकते। वैसे ठहराव से किसी वैध अनुबंध का होना संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे विधान हैं, नियम है, कानून है, जिसमें जो है किसी वैसे ठहराव को व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है जो अनुचित है, गैर कानूनी है, इसलिए जो नहीं माने जाने चाहिए। तो ऐसे ठहराव जो व्यर्थ घोषित कर दिए गए हों, वो ठहराव वैध अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं है, ये वैध अनुबंध नहीं हो सकते। और जब ठहराव किसी अन्य अधिनियम के द्वारा लिखित साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित या रजिस्टर्ड जरूरी हो, तब ठहराव का लिखित साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होना ही वैध अनुबंध का
के लिए एक ठहराव हो सकता है। ठहराव जिसमें लिखित होना जरूरी हो, साक्षियों द्वारा ही प्रमाणित होना जरूरी हो और रजिस्टर्ड होना जरूरी हो, तभी वो वैध अनुबंध के लिए एक ठहराव माना जाएगा और ऐसे ठहराव ही वैध अनुबंध को बना सकते हैं, अनुबंध को वैध बता सकते हैं। वैध अनुबंध का ये आवश्यक लक्षण है। अब हम इन सभी विशेषताओं को, इन लक्षणों को थोड़ा विश्लेषण करके समझ लें। विश्लेषण करने में सबसे पहले हमने जो चर्चा की, अनुबंध के आवश्यक लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या होता है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे होता है? प्रस्ताव से और स्वीकृति से। तो ठहराव में कितने पक्षकार हुए? 2 पक्षकार हुए। एक पक्षकार क्या करता है? प्रस्ताव लाता है और दूसरा पक्षकार उस पर अपनी स्वीकृति देता है। यदि दूसरे पक्षकार ने प्रस्तावक के मुद्दे पर स्वतंत्र सहमति दे दी हो तो यह एक ठहराव बन जाता है, जो वैधानिक ठहराव का एक प्राथमिक लक्षण होगा। स्वीकृति नहीं दिए जाने पर ठहराव का जन्म होता ही नहीं है, तो फिर उससे वैध अनुबंध का निर्माण कैसे होगा? वो ठहराव, उस तरह की बातें वैध अनुबंध के लिए ठहराव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्ताव पर स्वीकृति दिए जाने के पश्चात ठहराव बनता है। ठहराव पर जब स्वीकृति दी जाती है तभी ठहराव बनता है और जो वैधानिक अनुबंध की प्राथमिक विशेषता हो जाती है। आप उदाहरण से इसको समझिए। मोहन ने अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखा और नितिन ने उसे स्वीकार कर लिया, तो इन दोनों के बीच एक ठहराव का निर्माण हो गया। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो वैधानिक रूप से दोनों पक्षकारों पर लागू होता हो, अर्थात ठहराव राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होता हो, तभी वो वैध अनुबंध हो सकता है। ठहराव के उचित होने के साथ साथ सभी तकनीकी जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। ठहराव उचित भी हो और जो तकनीकी जरूरत उससे जुड़ा हुआ है वह भी होना चाहिए। जैसे कि पंच निर्णय ठहराव, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। पंच निर्णय ठहराव में क्या होता है? तकनीकी जरूरत है उसमें, उसका लिखित होना जरूरी है। उसका लिखित होना जरूरी है और रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी वो ठहराव माना जाता है और वो वैध अनुबंध का एक आवश्यक लक्षण है। मतलब लिखित होना, और आर्बिट्रेशन एक्ट में ठहराव का लिखित होना जरूरी है और आर्बिट्रेशन एक्ट में ठहराव कुछ ऐसे भी एक्ट होते हैं जिसमें ठहराव का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो जब विधान में इस तरह की व्यवस्था हो कि ठहराव का लिखित होना जरूरी है, पक्षकारों द्वारा सहमति के साथ साथ पक्षकारों के द्वारा उस पर अपनी सहमति देने के साथ साथ तकनीकी रूप से
उसकी जरूरत पूरा करने का काम किया गया हो। ठीक है, अब हम वैध अनुबंध के दूसरे लक्षण पर चर्चा करें। वैध अनुबंध के दूसरे आवश्यक लक्षण में पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना चाहिए। पक्षकार ऐसे ना हो जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो। राजनियम के अनुसार अनुबंध अधिनियम की धारा 11 में इस बात की चर्चा की गई है। प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है यदि वह वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और जिसे राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इसके विपरीत यदि अनुबंध के पक्षकार को राजनियम ने अयोग्य घोषित कर दिया हो अथवा वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो या फिर वह अवयस्क हो, तब वह ठहराव करने के लायक पक्षकार नहीं होता। वह पक्षकार ठहराव करने की क्षमता नहीं रखता। तीसरे लक्षण की बात करें, वैध अनुबंध के तीसरे लक्षण की बात, कि पक्षकारों के बीच यानी प्रस्तावक और स्वीकार करने वाले दो पक्षों के बीच में जो सहमति होती है वह सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। फ्री कंसेंट अमंग द पार्टीज। जब प्रस्तावक और स्वीकर्ता जब कोई ठहराव करता है तो स्वीकर्ता द्वारा दिए जाने वाले स्वीकृति को यानी सहमति को स्वतंत्र होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। किसी तरह का उसको समझौता करने के लिए बात नहीं किया गया हो। यह आवश्यक है कि पक्षकारों में सहमति स्वतंत्र हो। स्वतंत्र सहमति कब मानी जाती है? जब पक्षकार एक भाव से, एक बात पर एक भाव से सहमत होता हो। जब पक्षकार, दोनों पक्षकार एक बात पर एक भाव से सहमत होता हो, और स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जब उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलतियों से प्रभावित न हो। ठहराव में स्वीकृति न तो उत्पीड़न से प्रभावित हो, न अनुचित प्रभाव से प्रभावित हो, न कपट और मिथ्या वर्णन से प्रभावित हो, न ही गलतियों से प्रभावित हो। अगर ऐसा है तभी वह स्वीकृति जो है स्वतंत्र स्वीकृति, सहमति मानी जाएगी। यदि सहमति इन बातों से प्रभावित हो जाती है, मतलब मिथ्या वर्णन से प्रभावित हो जाती है, कपट से प्रभावित हो जाती है, उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव से प्रभावित हो जाती है, तब यह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी और इससे अनुबंध भी परिवर्तनीय नहीं हो सकता। यानी वो अनुबंध वैध नहीं हो सकता, वो ठहराव वैध ठहराव नहीं हो सकता। वैध अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। इसके बाद चौथा जो लक्षण है वो है न्यायोचित प्रतिफल और उद्देश्य। प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल का होना जरूरी है। बिना प्रतिफल के कोई अनुबंध नहीं हो सकता। ठहराव में प्रतिफल होता है तो प्रतिफल कितना होता है? कुछ भी, प्रतिफल की मात्रा कुछ भी नहीं हो सकती, बल्कि पर्याप्त होना चाहिए। जब तक पर्याप्त प्रतिफल नहीं होगा तब तक वह ठहराव नहीं हो सकता और वो वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों के अंतर्गत नहीं आता है।
वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण है कि प्रतिफल का पर्याप्त होना जरूरी है और उद्देश्य का भी उचित होना जरूरी है। उद्देश्य भी गलत नहीं हो। अगर गलत उद्देश्य से कोई ठहराव किया गया है तो यह ठहराव वैध अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकता। और तब ये सारे प्रतिफल और गलत उद्देश्य अवैध माने जाते हैं। इसलिए अवैध उद्देश्य और प्रतिफल वाले अनुबंध जो होते हैं वो व्यर्थ अनुबंध होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रतिफल और उद्देश्य गलत है और ठहराव कर लिए गए हैं तो ऐसे जो गलत उद्देश्य और अपर्याप्त प्रतिफल से बनाए गए ठहराव, किए गए ठहराव को अनुबंध नहीं कहते, अर्थात व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए वैध अनुबंध के लिए न्यायोचित प्रतिफल और वैध उद्देश्य का होना जरूरी है। पांचवा लक्षण है एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी declared clearly void. Agreement must not be declared clearly void. void नहीं माने व्यर्थ नहीं घोषित हो। ऐसा एग्रीमेंट माने एग्रीमेंट इस तरह का ना हो जिसको विधान ने पहले से ही व्यर्थ घोषित कर दिया हो। उस तरह का अगर एग्रीमेंट होता है तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वह व्यर्थ अनुबंध हो जाएगा। वैध अनुबंध में ऐसा ठहराव होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से अनुबंध अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। अनुबंध अधिनियम में कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है, जैसे अवयस्क या अस्वस्थ व्यक्ति के द्वारा के बीच किया गया ठहराव या दी गई स्वीकृति, ये वैध अनुबंध नहीं हो सकता। अगर अस्वस्थ मस्तिष्क वालों के और अवयस्क के बीच कोई ठहराव किया गया है तो ये व्यर्थ अनुबंध होंगे। इसको हम अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में लाकर देखते हैं कि यह प्रवर्तनीय नहीं हो सकता, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस तरह के ठहराव इन्फोर्सेबल बाय लॉ यानी विधान के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ऐसे ठहराव जिसमें दोनों पक्षकार किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती पर है, कोई तथ्य है और दोनों पक्षकार को पता नहीं है, दोनों गलती पर है और उस गलती पर एक ठहराव कर गए, प्रस्ताव करके स्वीकृति दे दी और ठहराव कर गए, तो ऐसे ठहराव जो गलती के आधार पर, जिसमें गलती हो वो नहीं करना था और ऐसा कर दे तो फिर यह भी वैध अनुबंध के लिए ठहराव नहीं माना जा सकता। जैसे वैध विवाह, मैरिज जो होता है, या फिर लीगल बिजनेस जो होता है, वैध व्यवसाय, अगर इन में रुकावट डालने के लिए कोई एग्रीमेंट कर ले, वैलिड मैरिज है, वैलिड बिजनेस है, उसमें रुकावट डालने के लिए यदि कोई आपस में मिलके ठहराव कर ले प्रस्ताव और स्वीकृति देके, तो इस तरह के जो ठहराव होंगे वो गलत होंगे और वो वैध अनुबंध के ठहराव नहीं हो सकते। ऐसे ठहराव से वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। तो वैध अनुबंध का आवश्यक लक्षण ये है कि ठहराव ऐसे नहीं हो जो व्यर्थ घोषित कर दिए गए हों। व्यर्थ घोषित कर दिए गए ठहराव
वैध अनुबंध नहीं हो सकते। कानून के द्वारा, अधिनियम के द्वारा जिन ठहरावों को व्यर्थ, अवैध घोषित कर दिया गया हो, वो वैध अनुबंध के लिए ठहराव नहीं हो सकते। बाजी का ठहराव, बाजी जुआ होता है, इस तरह का अगर कोई ठहराव है, उसको भी इस तरह के ठहराव से वैध अनुबंध की को नहीं किया जा सकता, वैध अनुबंध नहीं किया जा सकता। असंभव कार्य करने वाला, जो काम असंभव है, अगर असंभव कार्य करने को लेकर कोई ठहराव किया गया हो, तो सभी ऐसे ठहराव जो है अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं। असंभव ठहराव को व्यर्थ घोषित कर दिया गया, इसलिए ऐसे ठहराव वैध अनुबंध को नहीं पैदा कर सकते। वैध अनुबंध इस ठहराव से नहीं हो सकता। और छठा लक्षण है कि ठहराव का लिखित होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कब होना चाहिए? यदि किसी राजनियम में, यदि किसी लॉ में ऐसा आदेश हो कि ठहराव लिखित हो, साक्षियों का प्रमाण हो और रजिस्टर्ड हो, तब ऐसे अनुबंध जो है, ऐसे ठहराव को लिखित होना चाहिए, प्रमाणित और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वैध अनुबंध नहीं कहा जा सकता। कुछ अनुबंधों की चर्चा कर रहे हैं। ये तभी वैध माने जाएंगे जो जब वह लिखित होंगे। कुछ ऐसे ठहराव की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो लिखित होंगे, तभी वो ठहराव माने जाएंगे और वैध अनुबंध हो सकते हैं। जैसे अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का ठहराव, एग्रीमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट, डेट ऋण, एग्रीमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट। दूसरा, बीमे का जो अनुबंध होता है वह भी जब तक लिखित नहीं होगा वैध अनुबंध नहीं हो सकता। विनिमय साध्य विलेख, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जब तक लिखित नहीं होगा वो वैध अनुबंध हो ही नहीं सकता। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, पंच निर्णय संबंधी ठहराव, जब तक लिखित नहीं होंगे वो वैध अनुबंध नहीं हो सकता। 3 वर्ष से अधिक पट्टे का जो एग्रीमेंट होता है, पट्टे के लिए, लीज के लिए, वो जब तक लिखित नहीं होगा तब तक वो वैध अनुबंध नहीं हो सकता। और कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी वो वैध अनुबंध होगा। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड होंगे तभी वो वैध अनुबंध हो सकते हैं। तो वैध अनुबंध का जो ये लक्षण है, आवश्यक लक्षण, उसके अंतर्गत कौन से ऐसे ठहराव हैं जो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो कुछ का चर्चा मैं कर रहा हूँ। बिना प्रतिफल के किए गए अनुबंध, हम लोगों ने अभी लक्षण में क्या कहा कि पर्याप्त प्रतिफल अगर ठहराव में होगा तभी वह वैध अनुबंध का निर्माण कर सकता है, वैध अनुबंध के लिए ठहराव सही कहा जा सकता है। लेकिन यदि बिना प्रतिफल के कोई ठहराव कर लिया गया हो और वह रजिस्टर्ड नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में इससे वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता।
संपत्ति हस्तांतरण एसेट ट्रांसफर का जो एक्ट है 1882 में, उसमें कहा गया है कि 100 रुपये से अधिक संपत्ति का अनुबंध अगर होता है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 1956 में जो दो मुख्य प्रलेख होते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होगा। और बच्चों को गोद लेने संबंधी जो अनुबंध होते हैं, ठहराव होते हैं, उसका भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बिना रजिस्टर्ड हुए उसको वैधानिक अनुबंध नहीं कहा जा सकता। अचल संपत्ति की भेंट संबंधी अनुबंध, अगर किसी को आप कोई अचल संपत्ति दे रहे हैं तो इस तरह का अनुबंध जो है आप जब तक रजिस्टर्ड नहीं देंगे तब तक ये वैध अनुबंध नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने आज जो चर्चा किया कि वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या है, वो उसमें मुख्य रूप से 6-7 लक्षण हैं जिसको आप अच्छी तरह से समझकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहले ठहराव का होना, और ठहराव में 2 पक्षकार होते हैं, एक प्रस्तावक होता है, दूसरा स्वीकृति देने वाला होता है। तो ठहराव होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, कानून के द्वारा व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हुआ ठहराव होना चाहिए, और कुछ अधिनियम के निर्देशों के मुताबिक उसका लिखित होना और कुछ के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है ठहराव में। अगर ठहराव उस तरह का लिखित और रजिस्टर्ड होगा तभी वह वैध अनुबंध का आवश्यक लक्षण माना जाएगा और उससे राजनियम द्वारा परिवर्तनीय अनुबंध बनाया जा सकता है। आज बस इतना ही, फिर आगे दूसरे विषय पर मैं बात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।